दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फ्रेंड। हमारी भारतीय अर्थशास्त्र की सीरीज़ यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू और साथ में स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि स्टेट सिविल सर्विस के हिसाब से चल रही है। साथ में वो बच्चे जो अगर मैं बात करूं तो वनडे एग्ज़ाम या फिर जहां पे इकोनॉमिक सेशन नेट जेआरएफ इवन मैं बात करूं तो वो भी आपके लिए यूज़फुल हो सकती है। साथ में जो सीडीएस एग्ज़ाम दे रहे हैं, एनडीए या फिर सीएपीएफ भी दे रहे हैं तो वो भी, या फिर ईपीएफओ भी, तो वो भी इन सीरीज़ को देख सकते हैं। हिंदी मीडियम में सीरीज़ लाना सच में अपनी मौत को दावत देने के बराबर होता है। मैं सच बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि हिंदी मीडियम में पीपीटीज काम ही नहीं करती हैं। क्योंकि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो पीपीटी होती है वो सच में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस भी आते हैं। आप लोग कुछ ऐसे भी होंगे जो आप लोकल पढ़ा भी रहे होंगे तो आपको समझ आ गया होगा कि मैं किस डायमेंशन पर बात कर रहा हूँ। फिर भी इस चैलेंज को स्वीकार कर रखा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक हिंदी मीडियम पे सीरीज़ कंप्लीट कर दें। फिर इसके बाद मेरी सेम सीरीज़ इंग्लिश मीडियम में भी आएगी और इंग्लिश मीडियम में भी मैं सेम इंग्लिश में ही बात करके पूरी चीज़ें मैं क्लियर करूँगा। अभी तक हमारी गरीबी वाली पार्ट चल रहा है। गरीबी में हम बोल सकते हैं फंसे पड़े हैं, निकल नहीं पा रहे हैं इस गरीबी में से। प्रैक्टिकल वे में भी यही हो रहा है भारत के साथ कि फंसे पड़े हैं। तो इसी तरह से हम भी गरीबी में फंसे पड़े हैं। और आज का जो टॉपिक है वो कहीं ना कहीं वैश्विक भुखमरी सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स के ऊपर बात करी जाती है। मोटा मोटा एक चीज़ कान के नीचे बांध लो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरह से एमपीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसी के जैसे इस टॉपिक को जरूर करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ठीक है। इससे अगर आपने स्किप किया तो कहीं ना कहीं आप एक तरह से इनडायरेक्टली वे में क्राइम भी करोगे, ठीक है। तो प्लीज़ इसको अगर इन दो टॉपिक्स को तो बिल्कुल एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, ये करके जाना है। तो हमने गरीबी की तरफ बढ़ रहे हैं तो फटाफट अब चलिए अब इसको समापन की तरफ लेके चलते हैं। अभी भी 5-6 वीडियो मेरे हिसाब से लग जाएंगी क्योंकि टॉपिक मेंस का भी कराना है, काफ़ी कुछ है इसमें, तो उस चीज़ को समझते हैं। देखो, वैश्विक भुखमरी सूचकांक का कंसेप्ट क्या है, पहले इस कंसेप्ट को समझते हैं। आखिर क्या है, क्यों आया ये। देखो, इसको जो 2006 में लेके आए, ठीक है, इसको इसलिए लेके आए 2006 के अंदर कि आखिर पता चल सके। इन्होंने फिर अपने कुछ इंडिकेटर्स या डायमेंशंस या फिर इंडिकेटर बोल सकते हो, इन्होंने अपने इंडिकेटर्स दिए। इस इंडिकेटर में 4 तरह की चीज़ों को जो है बेसिकली जो है लाया गया, जिसमें अल्प पोषण, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टनिंग और बाल मृत्यु दर के ऊपर ये इंडिकेटर्स जो बात करते हैं। तो यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से वो 4 घटक या संकेतक हैं, तो आपको ये चीज पर रट्टा ही मारना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। जिस तरह से एमपीआई को लेके मैंने आपको बताया था कि 3 हमारे आयाम है, 10 संकेतक हैं जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर है, उसी के जैसे इसको भी रट्टा मार लेना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर एमसीक्यू बनेगा तो यहां से बनेगा, ठीक है। उसके अलावा और एमसीक्यू कहां से बनेगा, एमसीक्यू बोलेगा इसको 2002 की जगह मान लो 1996 कर देगा या 2001 कर देगा, मतलब कि कुल मिला के डेटा से भी खेल सकता है यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस। तो उस कंडीशन में भी ये बात ध्यान रखनी है कि 2006 में इसको जारी किया गया और ये आयरलैंड स्थित, अब यहां पे स्विट्जरलैंड डाल देगा। ध्यान समझना, यूपीएससी क्या कर सकता है, यही कर सकता है। आयरलैंड एक देगा, स्विट्जरलैंड डाल देगा एक स्टेटमेंट में कि स्विट्जरलैंड स्थित एक एजेंसी कर्सन आपका वर्ल्ड वाइड, मान लो वर्ल्ड सेम देगा, वर्ल्ड जो है बेसिकली सेम देगा, लेकिन यहाँ पे स्विट्जरलैंड कर देगा। लेकिन तुम बोलो अरे यार हाँ कंसर्न वर्ल्ड वाइड तो था, लॉटिक मार दे, नहीं, एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ना है। तो यहाँ पर ये आयरलैंड स्थित एक एजेंसी कर्सन वर्ल्ड वाइड और जर्मनी के एक संगठन वेल्ट हंगर, ठीक है, वेल्ट हंगर हिल्फे, ये वर्ड भी आपने याद रखना है, के द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया। यानी कि जो ये वैश्विक भुखमरी सूचकांक जो पैमाना जो हम नाप रहे हैं, उसमें हमें अगर हम बात करें तो 2 चीज़ों के ऊपर हमें, मतलब कि 2 चीज़ों के थ्रू जो है बना, जिसमें आपका आयरलैंड स्थित कंसर्न वर्ल्ड वाइड और दूसरा वेल्ट हंगर आपका हिल्फे। तो ये इन्होंने मिलकर जो है बनाया। यानी कि हमने अभी तक क्या क्या सीखा, हमने ये सीखा कि 2006 में इसका स्टार्टिंग हुआ, 2 संगठनों ने मिलकर किया, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और हिल्फे ने। आप ऐसे याद रखो, हिल्फे और कंसर्न वर्ल्ड वाइड, इंग्लिश में भी लिख लोगे तो भी चल जाएगा। फिर इसमें 4 संकेतों के ऊपर बात करी गई, जिसमें अल्प पोषण, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टनिंग, बाल मृत्यु दर क्या होता है इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। कुल मिला के पीटी के लिए माल हमारा इतना निकल गया, यानी कि पीटी रिलेटेड चीजें ये क्लियर हो गई। अब आगे समझते हैं कंसेप्चुअल अगर क्वेश्चन आ जाए
कि अल्प पोषण किसे कहते हैं, चाइल्ड वेस्टिंग किसे कहते हैं, चाइल्ड स्टनिंग किसे कहते हैं, तो ये बाल मृत्यु दर किसे कहते हैं। तो इस चीज को भी पहले थोड़ा पीटी रोटी थोड़ा सा हम पहले समझ लेते हैं। दोस्तों, अल्प पोषण अपर्याप्त कैलोरी सेवन वाली जनसंख्या। अल्प पोषण का मतलब क्या होता है, मतलब वो चीज जो मतलब कि जिनको पौष्टिक आहार नहीं मिल पा रहा है, या फिर आप बोल सकते हो जो मतलब जिनको अच्छे से आहार नहीं मिल पा रहा है, उनको हम बोलते हैं अंडर न्यूट्रिशन, यानी कि अल्प पोषण। दूसरा, चाइल्ड वेस्टिंग, 5 साल से कम उम्र के बच्चों का हिस्सा, इसमें क्या काउंट किया जाता है, 5 साल से कम उम्र के बच्चों का हिस्सा जिनका वजन उनकी ऊंचाई के हिसाब से कम है, जिनका वजन उनकी ऊंचाई के हिसाब से कम है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, बहुत दुबला है, ठीक है, हाइट तो है लेकिन उसका वजन कम है। बोलते नहीं यार यार बहुत दुबला है यार ये लड़का, अरे बहुत दुबला है, कुछ खिलाते पिलाया करो, किराया करो। तो वो ध्यान रखना, वो चाइल्ड वेस्टिंग के ऊपर बात करी जा रही है, ठीक है। जो बच्चा बिल्कुल दुबला पतला है, ठीक है, हाइट ठीक है, हाइट में कोई इश्यू नहीं है, लेकिन वजन कम है, तो उसको हम इस सूचकांक के अंदर चाइल्ड वेस्टिंग के तौर पे किया जाता है। 5 साल तक के बच्चों को इसमें जो बेसिकली देखा जाता है। इसमें बेसिकली क्या देखा जाता है, 5 साल के बच्चों तक का जो है इसमें देखा जाता है। तो उसके हिसाब से ये तीव्र कुपोषण को दर्शाता है, क्योंकि बोलते हैं कुपोषित हो गया है लड़का या लड़की कुपोषित हो गई है। तो क्यों, उसके माँ बाप उसको अच्छे से सेवन नहीं करा पा रहे हैं, लड़के की हाइट तो बढ़ रही है लेकिन उसका स्वास्थ्य नहीं बढ़ रहा है, मतलब उसकी हेल्थ नहीं बढ़ रही है। तो उसमें हम चाइल्ड वेस्टिंग को ही कवर किया जाता है। मेरे साथ दोबारा बोलो, 5 साल की उम्र से कम बच्चा, ठीक है, इसमें वजन कम होता है और ऊंचाई ठीक ठाक होती है, मतलब ऊंचाई तो ठीक है लेकिन वजन को लेके जो है बात यहां पे करी जाती है। तो इसके आगे आप शॉर्ट ट्रिक में वजन लिख लो, वजन को देखा जाता है, वजन को देखा जाता है, आप जो है लिख सकते हैं। फिर चाइल्ड स्टटिंग, 5 साल से कम उम्र के बच्चों का हिस्सा जिनका वजन उनकी उम्र के हिसाब से कम है, जिनका वजन जो होता है उनकी उम्र के हिसाब से कम होता है। इसमें उनका जो 5 साल से कम उम्र के बच्चों का हिस्सा जिनका वजन उनकी उम्र के हिसाब से कम होता है। मतलब अब इसमें क्या, उम्र के, तो एक में क्या हुआ, हाइट के हिसाब से वजन देख रहे हैं, एक में हम उम्र के हिसाब से देख रहे हैं कि यार उम्र है लेकिन वजन कम है। तो उसमें ये चीजों को जो है अगर हम बात करें तो लिया जाता है। तो इसको हम कुपोषण को दर्शाते हैं। इसको देखो, इसमें हो गया तीव्र कुपोषण और इसमें हो गया कुपोषण, समझ आया। बाल मृत्यु दर में 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर, तो इसमें 4 सूचकांकों के ऊपर बात करी गई थी, जिसके अंदर ये 4 पैमानों के ऊपर इसकी एक फुल डेफिनेशन भी आपको यहाँ पे शॉर्टकट में आपको बता दी। पहले में भाई कैलोरी को लेके अपर्याप्त कैलोरी की बात करी गई, दूसरे में चाइल्ड में के अंदर यानी कि कम उम्र के बच्चों का हिस्सा जिनका वजन उनकी ऊंचाई के हिसाब से कम है, जिनका वजन उनकी ऊंचाई के हिसाब से कम है, लंबे तो हो गए लेकिन वजन कम है, लेकिन यहां पर उम्र के हिसाब से कि भाई उम्र के हिसाब से मतलब वजन जो है कम किया जाता है। इसका क्रिटिकल एस्पेक्ट्स भी समझ लेते हैं। इस सूचकांक को लेकर बहुत ज्यादा क्रिटिकल एस्पेक्ट्स भी हैं। ये क्या है, ये यहाँ पर तो स्कूल होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए, स्वास्थ्य, ये क्या है ये, तो तुम गरीबी इंडेक्स की बात कर रहे हो लेकिन इसमें तुम अल्प पोषण निकाल रहे हो, लेकिन इसमें 5 साल के बाद के क्या बच्चे, तो देखा जाए तो 17-18 साल से नीचे वाले बच्चों को युवा ही कहते हैं, बच्चे ही कहते हैं देखा जाए तो इसमें कुल मिला के बोलते हैं कि भाई 5 साल के बच्चों की तो बात करी गई है, उसके बाद का क्या, जो 6 से 10 साल के बच्चे उनका क्या, उनको तुम क्यों नहीं काउंट कर रहे हो। देखो क्रिटिकल एस्पेक्ट इसी से ही निकल सकती है चीजें। अब तुम बात कर रहे हो अल्प पोषण की, ठीक है, अल्प पोषण में भी और सारी कैटेगरी होती है, किसी को बीमारी भी है उसके बारे में कोई बात नहीं करी गई है, शिक्षा को लेकर बात नहीं करी गई है, स्वास्थ्य को लेकर बात नहीं करी गई है। अब ये आंकड़ों को लेकर बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसको आपने क्रिटिकल एस्पेक्ट्स में ऐसे लिखना है। तो जब आप चीजों को सोचें तो क्रिटिकल भी सोचते चलें कि इसमें क्या क्या कमी हमें जो देखने को मिली। इसी के जैसे अब ये ऑलमोस्ट दोनों के दोनों कंट्राडिक्शन है, ऑलमोस्ट आसपास ही है, एक में उम्र के हिसाब से एक में वजन के हिसाब से, क्या है ये, 2 बातें बोलो आप, सीधी सीधी बात बोलो, लेकिन घुमा फिरा के इसमें क्यों, इसमें कोई और भी डेटा आप इंक्लूड कर सकते हो। इंक्लूड कैसे करते हो, तो भाई हेल्थ का स्वास्थ्य लिया जा सकता है, शिक्षा लिया जा सकता है, बाल मृत्यु दर, 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर, कितनी मृत्यु दर कितनी होनी चाहिए,
इस पे भी कोई मतलब ये जो आंकड़े हैं बिल्कुल कुछ नहीं कह पा रहे हैं। तो ये क्रिटिकल एस्पेक्ट्स हमें जो है देखने को यहाँ पे मिलता है। आई होप आपको चीजें जब मैं समझा रहा हूं तो आपका दिमाग जो है थोड़ा खुल रहा होगा। चलिए, तो दोस्तों स्कोरिंग इसकी कैसे होती है, मतलब कि अभी तक हमने ये देखा डायमेंशंस को लेके कि डायमेंशंस किस तरह से होते हैं, ठीक है। उसके बाद अब डायमेंशंस में हमने 4 तरह के आंकड़े देखे और 4 तरह के आंकड़ों में हमने यही चीज नोटिस करी, हमने जो नोटिस करी, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो स्कोरिंग कैसे करी जाती है। स्कोरिंग ये बेसिकली ऐसे करते हैं दोस्तों कि 4 संकेतों के मूल्य के आधार पर GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स 100 को जो इनका पैमाना हो जाता है, पैमाने पर भूख का निर्धारित करता है, जहां 0 सबसे अच्छा, यानी कि आप ऐसे मान के चलो 0 से 100, इसको आप इसके आगे लिख लो 0 माने गुड और इसको लिख लो बैड, बस ऐसे याद रखो। ये भी हटाओ, ये लाइन भी हटाओ, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिखो 0 माने गुड और 100 माने बैड। तो यानी कि जो जितने 0 के क्लोज होगा उसके हिसाब से फायदा होगा, और जो 100 के क्लोज होगा वो समझ लो वो जो उसकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल खस्ता हालत है। तो उस कंडीशन में इसको स्कोरिंग इस तरह से दी जाती है। और साथ में और भी गंभीर रूप से और भी इसमें आगे जो वर्गीकृत किया जाता है, जैसे अगर हम आगे बात करेंगे इस चीज को लेके कि आंकड़ा संग्रह कैसे करते हैं भाई। खाद्य और कृषि संगठन, यानी कि इसको FAO कहा जाता है, इस पूरे वर्ड को खाद्य और कृषि संगठन द्वारा अल्प पोषण डेटा प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा भाई? अल्प पोषण का डेटा किसके द्वारा प्रदान किया जाता है भाई? जो हमारा अल्प पोषण वाला था वो डेटा प्रदान किया जाता है FAO के द्वारा, ठीक है। बाल मृत्यु दर डेटा संयुक्त राष्ट्र इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मोर्टिलिटी एंटीमेशन, यानी कि इसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। फिर बच्चों की वेस्टिंग और स्टेनिंग के आंकड़े यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व बैंक के संयुक्त डेटाबेस से किया जाता है। देख रहे हो ये आंकड़े कितने तगड़े लिए जाते हैं, इसलिए यूपीएससी इस पर हमेशा नजर करता है। हमें यह पता चला अल्प पोषण का जो आंकड़ा है, अल्प पोषण का आंकड़ा है वो किया जाता है FAO के द्वारा, ठीक है। इसके बाद बाल मृत्यु दर का जो आंकड़ा किया जाता है वो इसके द्वारा संयुक्त राष्ट्र इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर, यानी कि UN के द्वारा, UNIGME इसके द्वारा दिया जाता है। फिर बच्चों की वेस्टिंग और स्टनिंग के जो आंकड़े दिए जाते हैं वो कहीं ना कहीं यूनिसेफ और साथ में WHO और साथ में वर्ल्ड बैंक के द्वारा किए जाते हैं। ये 3 आंकड़े सोचो, चारों आंकड़े इन बड़ी बड़ी एजेंसी से जो लिए जाते हैं, तो जिसके कारण भाई चीज इंपॉर्टेंट है अब यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। इसलिए यूपीएससी इस पे ज्यादा फोकस करती है। देख रहे पूरा वर्ल्ड ही इसमें आ गया, UN भी आ गया, IMF भी आ गया, सॉरी मतलब वर्ल्ड बैंक भी आ गया। तो ये इसलिए ये हमारे आंकड़े जो हैं अगर बात करें, इसीलिए ये चीजें जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। आंकड़े समझ आ गया, आंकड़ों का संग्रह कैसे होता है। फिर लेटेस्ट रिपोर्ट देखें, अभी हालांकि 2022 चल रहा है दोस्तों, ठीक है, लेकिन अभी भी हमारे पास 2021 है, क्योंकि भाई अभी तो 22 स्टार्ट हुआ है, ठीक है, जनवरी खत्म हुआ है सिर्फ। तो उस कंडीशन में हमें यह पता चल रहा है लेटेस्ट रिपोर्ट को लेके अगर हम देखें तो देखो पहले अब कैसे एनालिसिस करना है। एनालिसिस क्या कहता है, खुद से आप समझ गए होंगे। 116 देशों में से 101वां स्थान प्राप्त है हमें। वाह मोदी जी, वाह, हम नीचे से तरक्की कर रहे हैं। यही हुआ क्यों? 2020 में हम 94 स्थान पे थे, भुखमरी इतनी फैली कि हमें 101 पे पहुंच गए। कुछ स्पार्किंग हो रहा है, ठीक। तो हमें यह पता चला कि पहले हम 2020 में दोस्तों हम 94 पे थे, 2021 में हम 101 पे हो गए, जिसमें से टोटल 106 देश हैं, 116 देशों को काउंट किया गया, यानी कि हम सिर्फ 15 देशों से ही ठीक हैं। आप समझ रहे मेरी बात को? अभी मैं दिखाऊंगा आपको और हंसी आएगी। हंसी का मतलब ये नहीं दोस्तों, देखो मैं मजाक नहीं उड़ाता हूं, कहने का मतलब ये है कि आपका क्रिटिकल एस्पेक्ट्स बन सके, आपकी चीजें क्लियर अच्छे से हो सके, आप अच्छे से चीजों को समझ सकें, एनालाइज कर सकें, क्योंकि एनालिसिस करना भी एक आपका एक बात का कर्तव्य है, ताकि आप चीज़ों को, इकोनॉमी को बहुत अच्छे से समझ सकें। क्योंकि एट द एंड जब ये सीरीज कंप्लीट होगी तो आप एक परिपक्व, एक एनालिसिस, विश्लेषण वाले आप एक व्यक्ति बन जाएंगे, ताकि आप चीज़ों को विश्लेषण कर सकें, ठीक है। तो हमें ये पता चला, अब हमें यहाँ पे ये क्या, देखो अब आपको एक क्रिटिकल एस्पेक्ट्स मिल गया, यार हमारे आंकड़े खराब हो गए हैं, तो आप कल को मेंस में गरीबी को लेके अगर बात करी जाए कि सच में स्थिति खराब हो रही है, हाँ भैया स्थिति खराब हो रही है,
क्यों भाई, जीएचआई का वैल्यू जो है देखो वहां पे 101वां स्थान दे दिया गया है, 2020 में 94वां स्थान था। तो जब आप ये आंकड़े डालोगे अपने आंसर्स में, हालांकि इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत चीजें याद रखनी, बहुत रट्टे मारने पड़ते हैं, जब आप ये डालोगे ना बॉस, जहां लोगों को 3 मिलते हैं तुम्हें 4 मार्क्स मिलेंगे। क्यों? तुमने वैश्विक भूमि सूचकांक आंकड़ा उठा के बात कर दी, कल को गूगल में सर्च करे तो उस बंदे को मिल जाए। तो डेफिनेटली जब आप इतनी मेहनत करेंगे तो आपको 1 मार्क्स ऑटोमेटिक मिल जाएगा। हालांकि सारे आंकड़े इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन कुल मिला के मोटा मोटा अगर ये आंकड़ा याद है तो इसमें आप लिख सकते हैं। समझे मेरी बात को? इसके बाद हाँ, इसके बाद आगे भी और देखते हैं, फिर आपको मैं समझाऊंगा, अभी चीजों को समझते हैं। अब वर्ल्ड व्यू पे आते हैं। देखो आप हंसोगे, इसमें कुछ नहीं समझना, सिर्फ ये चीज समझनी है बस, और कुछ नहीं। ये भी हटाओ यार, हटाओ। ये देखो, नोटिस करो मैं क्या तुम्हें दिखाना चाहता हूं। रैंकिंग इन 2021 में यार नेपाल हमसे ठीक है, बांग्लादेश हमसे ठीक है, पाकिस्तान हमसे ठीक है। आप देख रहे हैं ये जो कंट्रियां, इवन चलो नेपाल होता चलो कुछ नहीं कहते, लेकिन पाकिस्तान भी ठीक है यहां पे, हमसे तो आखिर ऊंचा है। भारत को 101 मिले, लेकिन पाकिस्तान का देख लो 92 है। यानी कि एक एनालिसिस ये मिलता है हमें। दूसरा पॉइंट, अगर क्रिटिकल एस्पेक्ट्स में देखें तो ये मिलता है कि भाई हमारे पड़ोसी देश हमसे अच्छे हैं, हमें इससे ज्यादा शर्म की और क्या बात होगी। जो है पाकिस्तान का भी नाम आप लिख सकते हो। देखो पाकिस्तान हालांकि दुश्मनी देश है हमारा, लेकिन वहां के भी आंकड़े ठीक है। तो भारत सरकार को और ज्यादा मजबूती के साथ जो है बेसिकली जो है काम यहाँ पे करना चाहिए। तो ये आंकड़ा, अब इसी की जैसे इंडिया रैंक में आ जाओ भाई, 2016 में 97 थी, 2017 में 18 में देखो हम बहुत ज्यादा अच्छे पोजीशन पे आए, 19 पे आए, 20 पे देखो, ये देखो बुरी हालत फिर होने लग गई। देख रहे हो? तो कहीं ना कहीं 2020 पे हम ठीक थे, ठीक है। कुल मिला के 2020 हमारा बहुत अच्छा चला, लेकिन इसमें रीजन ये भी हो सकता है कोविड-19 के कारण। जिस तरह से कोविड-19 ने सिचुएशन को, व्यवस्था को जो है लाइक अगर बात करें तो इधर से उधर ततर बतर कर दिया, पूरी व्यवस्था चरमरा गई है, सिस्टम एक, क्योंकि बिजनेस नहीं पनप पा रहे हैं अभी आज के समय कोविड के कारण भी। कहीं ना कहीं लॉकडाउन, जैसे कि दिल्ली में देख ही रहे हो, ओमिक्रॉन, ये दुनिया भर की चीजें जब चल रही हैं, तो इस चीज को भी लेके हम फैक्टर्स को अगर माने तो इसमें फिर मोदी जी को हम नहीं कुछ कह सकते। देखो एक तरफ मैं मोदी जी को क्रिटिकल बोल रहा हूँ, अब यहाँ पे मैं पॉजिटिव वे में भी बात कर रहा हूँ। क्यों? हमें सिविल सर्वेंट बनना है। अगर आप लोगों को सिविल सर्वेंट बनना है तो आपको क्रिटिकल भी सोचना, पॉजिटिव भी सोचना पड़ेगा। ये कोई सिखाएगा नहीं, कोई कोचिंग वाला नहीं, ये आपको खुद सोचना पड़ेगा। भाई इसमें मोदी जी का क्या रोल, इसमें इंडिया गवर्नमेंट का क्या? भाई सरकार तो अपनी तरफ से कर ही रही है, क्योंकि इसमें तो पूरे देश की हालत बिगड़ी हुई है, तो इसमें फिर उसमें फंड्स कहाँ से आएंगे? तो हो सकता है इसलिए आंकड़े गुजरे। तो ये आप कंक्लूजन में भी लिख सकते हो। हालांकि सरकार को प्रयास जो है आगे करना चाहिए, ठीक है। तो हमने भुखमरी, अब समझते हैं इसके डेटा को और। अब इसमें देखो दोस्तों, जीएचए का गंभीरता स्केल भी है। सब्सिडी मतलब इसरो ने अपने देश को कुछ ऐसे बांट रखा है। लो, देखो इसे समझाने के लिए और कुछ नहीं है। लो, मध्यम, गंभीर, खतरनाक, बेहद चिंताजनक, ये सबसे एक्सट्रीम सिचुएशन है कि इन लोगों की हेल्प करनी है। देखो इनमें ये बोलते हैं कि 50% से कम, ये कुछ आंकड़े हैं, इनको देख लेना, पेटी ओरिएंटेड है, ये इसको कैटेगरी किया गया है, रटने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये चीजों को किया गया है। अब जो 2021 की जो रिपोर्ट आई उसके ऊपर अब क्या क्या कहा गया, जो 2021 की जो, अब देखो यहां पर 2022 वाले, 2023 वाले, 24 वाले, 25 वाले और 26 वाले, क्योंकि 2026 तक मेरे लेक्चर वैलिड है, उसके बाद नहीं, क्योंकि उसके बाद फिर अपडेट करना पड़ेगा। बॉस 2022 वाले देख रहे हैं तो ये तो उनके लिए मैंडेटरी हो गया। 2023 वालों के लिए ये पेज को ब्लैंक कर देना, देख लो, लेकिन इस पेज को ब्लैंक करना। क्यों? जब तुम्हारे 2022 के आंकड़े निकले तो उसको यहां लिखना। इसी के जैसे 2024 वाले हैं तो 2023 के आंकड़े लिखना, 2025 वाले तो 2024 के आंकड़े लिखना, जो 2026 में तैयारी कर रहे हैं वो 2025 के आंकड़े लिखना, जो 2024 के कर रहे हैं वो 23 में। मतलब कि आपने ऐसे चलना है। मैं बोला था ना कि मैं लेक्चर आपको वही कराऊंगा, बस चीजें कुछ ही इंटरचेंज होंगी, वो मैं आपको बता भी दे रहा हूं कि कैसे आपकी चीजें चेंज होंगी। तो उसमें आपने अब जैसे 2022 या भी इवन 2023 के, तो ये आंकड़े भी कोट कर सकते हो, लेकिन 23 वालों को मैं ये बोलूंगा 2022 के आंकड़ों को आपने कोट करके, मतलब कि कोटेशन में आप जो बेसिकली अगर बात करें तो आपने जो है रखना है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि भुखमरी समाप्त करते समय कार्यक्रम निष्पादन बहुत अच्छा नहीं पाया गया, इनका आंकड़ा ये था।
वर्तमान जीएचआई अनुमानों के आधार पर पूरी दुनिया विशेष रूप से 47 देशों वर्ष 2030 तक भूख के निम्न स्तर को प्राप्त करने में विफल रहेगी। देखो ये आंकड़े क्रिटिकल बोल रहे हैं और ये डायरेक्ट मैथ आप कॉपी पेस्ट कर दो और डायरेक्ट वहां पे अपने आंसर्स में लिख दो, कहानी खत्म। अकॉर्डिंग क्यों, आपको इतने सॉलिड आंकड़े, इतना सॉलिड डेटाबेस आपको कहीं नहीं मिलेगा। फिर खाद्य सुरक्षा की अस्थिरता के ऊपर बात करी गई। ये बोलते हैं कि ये इनका वैश्विक परिदृश्य यानी कि वर्ल्ड ओवरव्यू हमें क्या देखने को मिलता है, मतलब कुल मिला के वर्ल्ड ओवरव्यू हमें यह देखने को मिलता है कि बढ़ते संघर्ष, वैश्विक जलवायु परिवर्तन से जुड़े मौसम की चरम सीमा और कोविड-19 महामारी से जुड़ी आर्थिक और स्वास्थ्य चुनौतियां भुखमरी स्तर को बढ़ा रही हैं। ऑफ कोर्स इस तरह की प्रॉब्लम जो हमें आज के समय जो देखने को मिल रही है। फिर दशकों की गिरावट के बाद कुपोषण का वैश्विक प्रयास बढ़ रहा है। आज भी अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं कुपोषण का जो स्तर है वो कहीं ना कहीं दोस्तों बढ़ता ही जा रहा है। ये है, मैं जल्दी भगाऊंगा क्योंकि कुछ देखो। फिर यह बदलाव भूख के अन्य उपायों की विफलता का प्रमुख संकेतक हो सकता है। क्षेत्र, देशों, समुदाय के बीच व्यापक असमानता है जिसे सतत विकास लक्ष्य है यानी कि एसडीजी किसी को भी पीछे ना छोड़ने पर विपरीत प्रभाव यहाँ पड़ेगा। और अफ्रीका, विशेष रूप से उप सहारा और दक्षिण एशिया जैसे हम जैसे उपमहाद्वीप ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ भूखमरी का स्तर सबसे अधिक है। ऑफकोर्स है, क्योंकि जिस तरह से साउथ एशिया में और उस तरह से अफ्रीका देशों में अगर हम बात करें तो भूख का स्तर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। और साथ में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं दोनों क्षेत्रों में भूख का स्तर जो है अगर हम बात करें तो गरीबी जो है बना हुआ है। तो ये चीज़ें भी अगर हम देखें तो हमें मतलब चीज़ें कर रही हैं। फिर भारतीय परिदृश्य में देखें कि भारतीय परिदृश्य में रिपोर्ट क्या कह के जाती है, वो ये कह के जाती है दोस्तों कि वर्ष 2000 के बाद से भारत ने इस क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति की है, लेकिन अभी भी बाल पोषण चिंता का मुख्य क्षेत्र जो है बना हुआ है। यानी कि 2000 के बाद से भारत ने इस क्षेत्र में प्रगति तो करी है, लेकिन अभी भी बाल जो पोषण है, बाल पोषण वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय जो है सबसे ज़्यादा जो है अगर बात करें तो बना हुआ है। और वर्ष 2000 में भारत का जीएचआई स्कोर 38 था, चिंताजनक था, जबकि वर्ष 2021 में घटकर गंभीर यहाँ पे जो है हमें जो है देखने को मिल रहा है। यानी कि कुल मिला के अगर देखें पहले स्थिति 2000 में बहुत ज़्यादा खराब थी, लेकिन अब जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं 2021 में अगर हम 21 साल के बाद देखें तो हमारी स्थिति हम कह सकते हैं थोड़ी सी ठीक हुई है। हम ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा अच्छी हुई है, लेकिन हम ये जरूर बोल सकते हैं कि थोड़ी सी स्थिति जो है बिल्कुल ठीक हमारी जो है हुई है। और जनसंख्या में कुपोषितों का अनुपात और 5 साल से कम आयु के बच्चों की मृत्यु एक मिनट दोस्तों, कुल मिला के अपेक्षाकृत निम्न स्तर पर जो है पहुंचने को हमें जो है देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये चीजें भी हमने यहाँ पे देखी। फिर भारत में चाइल्ड स्टार्टिंग में उल्लेखनीय कमी देखने को मिली। वर्ष 1998 से 99 के स्तर 54.2% से घटकर ये 34% हो गई, लेकिन इस क्षेत्र में अभी भी काफी कुछ किया जाना जो हमें शेष जो हमें देखने को मिल रहा है। भारत के जीएचआई स्कोर में चाइल्ड वेस्टिंग का स्तर 17.3% था, जो अन्य देशों की तुलना में बहुत पिछड़ा हुआ है। और भारत का ये स्कोर वर्ष 1998 और 1999 के 71% की तुलना में थोड़ा अधिक है। इस स्कोर के आधार पर भारत का स्थान 15 सबसे कम निम्न देशों में है और भारत अधिकांश पड़ोसी देशों का स्थान भारत से पीछे है। पाकिस्तान, ये सब चीज़ें हमें कुल मिला के जो देखने को मिलती हैं। दोस्तों देखो ये मैंने भगाया ये कि ये आप पोज करें, आप देखें, अपने हिसाब से पढ़ें, क्योंकि इनमें कुछ खास है नहीं। क्योंकि मोटा मोटा जहाँ पर मुझे फोर्स करना था, जहाँ पे मुझे मतलब बोल सकता हूँ कि कहीं ना कहीं अप्लाइड फोर्स की जहाँ ज़रूरत थी, वहाँ पे मैंने चीज़ों को दिखाया। तो मोटा मोटा हमें ये पता चला कि इस रिपोर्ट को जो मैंने आपको पढ़ाया वर्ल्ड के व्यू के हिसाब से और भारतीय के परिप्रेक्ष्य के हिसाब से, जब भी आप कोई मेज़ का आंसर लिखें तो इस तरह के कोटेशंस को आप लिखना स्टार्ट करें। ये आपको मेज़ ओरिएंटेड पॉवर्टी में बहुत ज़्यादा काम करेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जिस तरह से मैं पीटी ओरिएंटेड और मेज़ ओरिएंटेड ज़्यादा बात करूँगा, उसी के तौर पर मैं यहाँ पे चीज़ों को लेके गया हूँ। और खुदा ना खास्ता दिमाग मेरा भी घूमा तो हो सकता है मैं पीटी एक्सक्लूसिव क्लास भी 50 से 60 क्लास में मैं पीटी एक्सक्लूसिव ही पढ़ा के मैं निकल जाऊँ। तो हमें ये पता चला दोस्तों कि कुल मिला के ये रिपोर्ट को आपने जब आप 2023 में हो चाहे 24 में हो 25 में हो, इन सारी रिपोर्ट्स को आप जो लेके चलना। और अभी तक गरीबी के ऑलमोस्ट मेजर सेक्शंस को कवर कर चुके हैं। इसके बाद अब हम एडवांस पार्ट की तरफ बढ़ेंगे कि भारत की पहले क्या है, फिर गरीबी, कोविड को लेके क्या इम्पैक्ट पड़ा,
फिर मेंस के आंसर राइटिंग करेंगे, तो उसके बाद फिर हमारा गरीबी का टॉपिक खत्म हो जाएगा। मेरी सीरीज़ धीरे है, मैं मानता हूँ, लेकिन आप 1.5 में देख सकते हो, और लेक्चर्स भी बड़े नहीं हैं। आप एक दिन में 5 लेक्चर्स भी अगर चाहो तो आप देख सकते हो, तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इस तरह से चीज़ों को हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज की वीडियो के लिए कुल मिला के इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।